बोलते हैं संविधान। यही नियम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा नियम जो स्टेट को गाइड करे कैसे लॉ बनाना है, एक ऐसा नियम जो स्टेट को गाइड करे क्या इम्प्लीमेंट करना है, एक ऐसा नियम जो स्टेट को गाइड करे कि आपको जस्टिस कैसे प्रोवाइड करनी है। इज इट क्लियर? मतलब कि ये जो स्टेट है, जिसको हम आम भाषा में सरकार बोल देते हैं, वैसे सरकार है नहीं, अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट भी अपनी सारी फंक्शन, सारा काम रूल के अकॉर्डिंग करेगा, नियम के अकॉर्डिंग करेगा। इज इट क्लियर? मतलब अगर मैं बोलूं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये बिल्कुल एकदम मौलिक रूल है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक है, ठीक है, इसको मानना ही मानना है ना, एकदम मौलिक है, फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ है, जो आपको मानना ही पड़ेगा, आप इससे डिनाय नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो अब ये जो बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, इसी को हम संविधान के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? जो कि ये बताएगा कि सरकार या फिर स्टेट लॉ कैसे बना रहा है, ये बताएगा कि उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, यानी लागू कैसे हो रहा है, ये बताएगा कि जस्टिस कैसे प्रोवाइड हो रही है, न्याय कैसे मिल रहा है, ये सारा चीज अपने रूल के अकॉर्डिंग बताएगा। इज इट क्लियर? तो इसी को हमने अलग अलग नाम से बांट दिया। जब मैं लॉ बनाता हूं तो मैं हो जाता हूं विधायिका। क्या हो जाता हूं? विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर। जब यही काम मैं लागू करने का करता हूं तो मेरा नाम हो जाता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। और जब मैं जस्टिस प्रोवाइड करने चल देता हूं, न्याय देने चल देता हूं, तो मेरा काम क्या हो जाता है? जुडिशियरी का, यानी कि न्यायपालिका का। इवन ये जो है, ये आपस में खुद तीनों अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है, तीनों एक नहीं है, ये अलग संस्था है, ये अलग संस्था है, और ये अलग संस्था है। तीनों के बीच में हमने शक्तियों को बंटवारा कर दिया, पृथक कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, इसी को क्या बोलोगे? शक्तियों का पृथक्करण। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसओपी बोलते हैं। इवन केवल हमने यही काम नहीं किया, हमने कुछ और भी कर दिया। क्या किया? ये जो तीनों हैं, तीनों को हमने बोल दिया कि एक दूसरे पे आपको नजर भी रखनी है, एक दूसरे को चेक भी करना है। अगर विधायिका कुछ गलत कानून बनाता है तो ये दोनों इस पे नजर रखेंगे, इसको चेक करेंगे, जांचेंगे। अगर कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी मोर ओवर आप जो सरकार बोलते हो, ये यही है, तो स्टेट को आपको सरकार नहीं बोलनी है। सरकार मतलब क्या सर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद हमारे सरकार हैं, ठीक है, ये स्टेट सरकार नहीं है। तो अगर मान के चलो कि सरकार कोई गलत नियम लागू कर रही है, तो ये दोनों चेक करेंगे ना, है ना, तो मतलब इनका काम चेक करना भी है। और अगर गलत लागू कर दिया तो उसको आप रोकोगे, खत्म करोगे, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब उसको खत्म कर दो, तो इसको हम बोलेंगे जांच एवं, बैलेंस करना मतलब आप बोल सकते हो लाइक नियंत्रण, ठीक है, तो जांच एवं नियंत्रण का सिद्धांत। तो ये दो चीज समझ में आया, एक चेक एंड बैलेंस एंड सेकेंड एसओपी, ठीक है। तो ये जब भी मैं पढ़ाऊंगा ये दोनों टर्म आएगा ही आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला, हमने तीनों के बीच में हमने पावर को सेपरेट कर दिया, पृथक कर दिया, शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा, एक दूसरे को हम एक दूसरे के ऊपर नजर रखने के लिए बोल दिए, है ना, कि भैया तो इसको देखते रही हो, कुछ अगर बकर किया बस मार दो, है ना, ये अगर कुछ बदमाशी किया तो इसको मार दो, ठीक है। तो मतलब कि हम एक दूसरे को चेक भी करवा रहे हैं, और गलत करें तो नियंत्रण भी करवा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है।
तो ये रही आपकी संविधान। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर मैं ना ये आपको जो पीडीएफ है ये मैं दे दूंगा अगर टाइम अभी बचाना चाहते हो, क्योंकि इसीलिए मैं साफ साफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, शेयर करोगे एक बार आप लोग शेयर करके देख लो हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर मत लिखना, क्योंकि हम लंबा टॉपिक खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखो तो फोन का वो खोलो कैमरा या फिर स्कैनर और स्कैन करके देखो कि ये समझ में आ पा रहा है। राइटिंग फीचर ये अच्छा है। दिख रहा है कि बड़ा कर दो उसको? हाँ? दिखाओ मेरे को, क्लियर है वो? अरे यार 1 मिनट। अच्छा ज़्यादा छोटा हो जा रहा है क्या? अच्छा जूम हो रहा है ना। राइटिंग समझ में आ रही है? मैं काम करता हूँ, इसको और क्लियर लिखूंगा अब से। बेटा मेरी राइटिंग अभी तुमने देखा नहीं है, नहीं तो देखती ना तो फिर ऐसे मजे नहीं लेती। कभी मेरे नोट्स देखना। लड़की, हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ, लड़कियों की क्या ऐसी राइटिंग होगी जितनी अच्छी मेरी राइटिंग है। आप लोग को पढ़ाने के लिए बनाना पड़ता है ना गाइस। कॉलेज में कहाँ यार, एक दिन पहले तो सिलेबस पता चलता था, दोस्तों से पूछना पड़ता था। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं? तो हमने मेजरली ये संविधान के बारे में देख लिया। अब ये जो संविधान है ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में संविधान को हम इन्हीं दो ही प्रकार में बांटते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित का मतलब होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित का मतलब होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक आपका यूके हो गया, इधर आप इंडिया मान सकते हो, यूएसए मान सकते हो, और ऐसे बहुत सारे हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जिसको मानना है मान लो। ठीक है, अब दूसरी चीज कि लिखित क्या है अलिखित क्या है। तो लिखित का मतलब है कि जैसे हमने एक रूल बना दिया था ना, यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा रूल, हाँ यहाँ पे, तो ये रूल जो है उसको हमने एक पर्टिकुलर किताब में लिखा है सारे रूल्स के बारे में। तो वही अगर मैं कर दूं कि एक मैं बुक लूं, ठीक है, पापा से 50 रुपए मांगू, कॉपी खरीदूं और सारे रूल्स लिख दूं, ठीक है, रूल्स नंबर 1 2 3 4 5, 4,000, 10,000, 50,000 सारे लिख दिए, एक ही कॉपी, फुल एंड फाइनल। तो ये हमारा हो गया लिखित संविधान, कि मैंने एक ही बुक में सब कुछ लिख दिया। ठीक है, रिया से लेके प्रिया तक का नंबर, सबका नंबर लिख दिया मैंने, है ना, हो गया मेरा लिखित संविधान। इधर मैंने लिखा है ये रिया के बारे में, ये रिया का लव लेटर है, ये प्रिया का है, ये सुप्रिया का है, ये उसकी अम्मा का है, ये उसकी बहन का, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ऐसे बहुत सारे। तो ये भी लॉ है, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4, लॉ 6, लॉ 8, लॉ 12, ऐसे आगे बढ़ते गया। तो लेकिन एक बुक में नहीं है, अलग अलग पेज है, पेज 1 2 3 4 और अलग अलग रखा हुआ है। इन सब को मैं अगर वर्चुअली मिला दूं, वर्चुअली मिलाने को क्या बोलते हैं, कि मैंने कलेक्ट तो किया बट मेरे पास नहीं है, इसको बोलते हैं वर्चुअल कलेक्शन, कि हम सबको कलेक्ट कर लिए बट मेरे पास कलेक्शन नहीं है, अलग अलग है। ये मान लो कहीं और किसी लाइब्रेरी में रखाया हुआ है, ये किसी और लाइब्रेरी में है, तो लिखा हुआ है बट एक बुक नहीं है, इसको हम बोलते हैं अलिखित संविधान। जैसे आपका यूके, यूके का जो है अलिखित संविधान यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि वहां लिखित है बट एक टाइम पीरियड पे एक बॉडी द्वारा नहीं लिखा गया। हमारा जो संविधान लिखा है वो है संविधान सभा, संविधान सभा,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा और इसको लिख दिया। बट इनको लिखने के लिए कभी कोई और बैठा, ये दूसरे लोगों ने लिखा, ये तीसरे लोगों ने, ये कोई और लोग, ये कभी और, ये मान लो 18वीं शताब्दी में बना, ये 20वीं शताब्दी में बना, ये 16वीं शताब्दी में बना। मतलब एक टाइम पे बैठ के नहीं लिखे, टाइम टू टाइम टू टाइम टू टाइम इन लोग लिखते गए। जैसे आज हमारी जो संसद है वो कानून बनाता है, सेम उसी प्रकार का इनका कानून है, तो इसको हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? इसके अलावा पूरे भारत की अगर मैं बात करूं या फिर पूरे वर्ल्ड की भी बात करूं, तो संविधान को या फिर हमारी सिस्टम को दो और पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी पार्ट है? तो ये आप एक समझ लो, ठीक है, ये है आपका लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशियरी। ठीक है, एक और व्यवस्था है, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पे, इसलिए मैं फैक्ट बताते जा रहा हूं। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी हिंदी में समझ में आ जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो यहां देखो, लेजिस्लेचर में से ही हमने एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है। क्या किया हमने? लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव को निकाला। जैसे एग्जाम्पल ये है आपका पार्लियामेंट, यानी कि संसद। संसद में दो सदन, कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। कितने मेंबर? 543 और इधर 245। इज इट क्लियर? अब हमने क्या किया कि इन्हीं लोकसभा में से और राज्यसभा में से एक छोटी सी बॉडी निकाल लिया, मान लो 80 लोगों का, इसको हमने अलग निकाल लिया, जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये 80 लोगों का है। ये 80 लोग क्या संसद के सदस्य हैं? है ना? और इनको मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल दिया। चलो, दोनों हैं, कार्यपालिका भी और विधायिका भी। तो विधायिका में से मैंने कार्यपालिका को निकाला, तो इसको बोलते हैं संसदीय प्रणाली, और ये हम इंडिया में फॉलो करते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली, जो कि यूएसए में फॉलो करेंगे। इंग्लिश में ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म। बात समझ में आ रही है कि एक हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गया और एक प्रेसिडेंशियल। अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय। भारत में क्या फॉलो करते हैं? यूएसए, ब्रिटेन। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया संविधान कितने प्रकार का क्या है। अब एक्चुअल में देखते हैं हम कि संविधान बना कैसे। तो हम मेकिंग देखेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का बनना। ऑनलाइन देखो तो कितने लोग जुड़े हैं। संविधान का बनना, बना कैसे? ठीक है, सो हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि हिस्ट्री में ऐसे हुआ, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, ये सब आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक्चुअल में हमें देखना है कि हमारे यहाँ पे ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनना शुरू कैसे हुआ। तो याद रखो, चुनाव हुआ 1946 में। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बाद बस एक ही चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन, हाँ जी, कांग्रेचुलेसन। अच्छा, तो बता रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान आपको याद रखने हैं। ठीक है, मस्त इलेक्शन हुआ भाई साहब, कांग्रेस को मिला 208 सीट। ठीक है, फिर इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ही तो है, मुस्लिम लीग, इसको आई थिंक कितना मिला था, 73 मिला था क्या? काउंट करो तो इसको, अदर 15 काउंट करो तो कितना हुआ, 93 को भी काउंट करो, 389 हुआ, हो गया ना? याद है यार मेरे को। से कांग्रेस
थैंक यू। तो ये कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और अदर को 15 सीट मिला। अब ये 93 क्या लिखा हूं इसको समझो। एक्चुअल में उस टाइम पीरियड पे भारत कुछ इस तरीके से बटा हुआ था। इसको एकदम प्यार से समझना है ना, कॉन्सेप्ट को प्यार से समझना है। ये है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत ऐसा जगह था जहां पे जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली अपना गवर्न करते थे, यानी कि शासन करते थे। कुछ ऐसे एरिया था जो कि राजा महाराजा द्वारा शासन किया जाता था, जिसको हम प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको देसी पौआ नहीं, रियासतें, है ना, देसी रियासतें। तो एक ब्रिटिश प्रांत जहां पे ब्रिटिशर्स है, हेलो माय डियर कैसे हैं, बढ़िया हूं मैं, कैसे हो बबुआ, ये देसी रियासतें। ठीक है, दोनों चल रहा है। अब यहां पे तो राजा महाराजा है भाई, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1946 से पहले ही चुनाव शुरू हो चुका था। भले ही हमें वोटिंग राइट सबको नहीं पता था, सबको नहीं मिला था, बट चुनाव शुरू हो गया था, लोग वोट करते थे। तो अब क्या होता था कि यहां पे जैसे आज से मैं कंपेयर करता हूं ना, ये बिफोर और ये टुडे, आफ्टर नहीं लिखूंगा, टुडे। ठीक है, आज क्या है हमारे पास, ये मान लो एक स्टेट है, तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सुनो, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा। और विधानसभा के मेंबर को क्या बोलता हूं मैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए, हिंदी में चच्चा विधायक है। ये पूरा रख लिया है मेरा डायलॉग भाई, मेरे पास हजारों डायलॉग है, तू 10 बार भी पढ़ेगा ना तो लगेगा कि नया ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो, एक बच्चा मिला था ना, डेमो के लिए आया था। तो एक्चुअली क्या हुआ, शुरू की बात है, फर्स्ट जब अपन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे, तो वो पहली दिन आया, तो उसको डेमो दिया, पहला लेक्चर। तो अभी तुम लोग को क्या है, फैक्चुअल डेटा करना है, इसलिए मैं वो बहुत डेप्थ में नहीं जाता, नहीं तो ये जो मैं पहला क्लास बताया ना, इसको ही मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अगर मैं उतना पढ़ाऊँ तो फिर मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। तो मैं उसको पढ़ाया, 2-3 एग्जाम्पल दिए, दूसरे दिन फिर से वही क्लास आ गया क्योंकि और बच्चे आ गए, तो मैं पूछ वही सेम डायलॉग, तो चलते हैं इतिहास में। तो वो क्या बोलता है, सर ये एग्जाम्पल लीजिए। मैं अंदर पहले मुस्कुराया, बोला ठीक है, किसका लेना है, इसका, बनाया, फिर अंदर से फिर ऐसे हो गया। अब कई लोग आते हैं जो टीचर की ना थोड़ी सी उंगली करना चाहते हैं कि देखते हैं बेटा तू पढ़ा पाता है कि नहीं। भाई रट के थोड़ी आया हूँ कि यही डायलॉग मारने हैं, तो यहाँ बोलोगे हजारों डायलॉग यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 2 सेकेंड में। चलो कहाँ था ये, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, उस तरीके से यहाँ पे अलग होते थे। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। पहले ये हम एमपीए बोलते थे, क्या बोलते थे, एमपीए। हिंदी में भी मत समझो क्योंकि फिर डायरेक्टली वही विधायक वगैरह वर्ड चलेगा, क्योंकि हिंदी इसका इसका क्या ही मैं बताऊं, डायरेक्टली विधायक ही बोलूंगा, है ना। तो इसको समझो कि ये पहले प्रोविंशियल असेंबली हुआ करता था। क्यों, क्योंकि पहले के स्टेट को हम प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम स्टेट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट है, उसको पहले हम प्रोविंस बोलते थे, प्रांत बोलते थे। क्लियर है, तो प्रांत का सभा, प्रांतीय सभा, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली। तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को क्या बोलूंगा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एमपीए। तो जिस तरीके से आज एमएलए का चुनाव होता है, उसी तरीके से एमपीए का चुनाव होता था। कैसे, देखो इधर, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा इजी है। लोगों द्वारा, ये आज की बात बता रहा हूं, लोगों द्वारा एमएलए चुने जाते हैं, है ना, लोगों द्वारा एमपीए चुने जाते थे। क्लियर है, तो अब इसको देखना, ये हो गए आपके यहां पे एमपीए और यहां पे राजा महाराजा। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट, नो। तो ये भारत है भैया, है ना, ठीक है। आधे एरिया में हम एमपीए देख लिए, और ऐसा नहीं कि इतना ही एमपीए थे, अलग अलग था, मैप आप देखोगे तो
और इधर हमारे कौन है, राजश्री। ठीक है, तो एमपीए, लोगों ने एमपीए को चुना। फाइनली चुनाव हुआ 1946 में और 389 मेंबर को हमने चुन लिया। अभी मैं दिखाया था 208, 73 और 15 प्लस 93, 389 मेंबर को हमने चुना इलेक्शन के थ्रू। इसमें से 93 लोग जो हैं वो ये राजा लोग भेजे, ठीक है, कि भाई मैं तो बिजी हूँ, तू जा देख क्या क्या कर रहे हैं लोग, लाइक संविधान बनाना था, इनको नहीं पता था क्या हो रहा है, तो जा तो तू देख क्या, तो क्या करना है। तो अपने जगह पे किसी को भेज देते थे कि मेरे बदले शेर बहादुर सिंह जाएगा, और शेर बहादुर सिंह देख के आएगा क्या चल रहा है, तो जैसे बोलता है उधर से मोहम्मद अली जाएगा। सब अपने अपने जगह पे राजा महाराजा थे, भेजते थे लोगों को। तो ये 93 लोगों को भेजे। ठीक है, इधर कितना बचा, 296, 296 मेंबर को भेजे एमपीए चुन के, है ना। तो मतलब कि लोगों ने इनको चुना, इन लोगों ने इनको चुना। तो कैसे चुना, अप्रत्यक्ष, है ना। तो चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष इलेक्शन। ठीक है, कि लोगों द्वारा एमपीए चुने गए और एमपीए ने 296 मेंबर को चुन लिए। चलो बन गया, इन्हीं को हम बोलते हैं संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ जी, नहीं 93 इलेक्ट नहीं हुए थे, ये नॉमिनेट थे। तो इसको आप बोलोगे अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए, और ये थे मनोनीत, नॉमिनेटेड। ठीक है, मनोनीत थे। यहां तक कोई डाउट, अभी हम 1996 में ही है। ठीक है, अब 1996 के बाद धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हुआ। फाइनली यहाँ तक काम क्रिया कंप्लीट हुआ। इन लोग आपस में मिले, कहाँ पे मिले, तो दिल्ली में पहली बार मिले सब लोग। आइए चाचा बैठिए, सब बढ़िया, बाल बच्चे अच्छे, हाँ सर बढ़िया। ठीक है, तो पहला दिन खूब रसगुल्ला मिला, चाय पानी सब किए। एक और काम किए, क्या किए कि अपना टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिए। टेम्पररी प्रेसिडेंट मतलब कुछ समय के लिए अध्यक्ष। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो कुछ समय के लिए। ठीक है, अध्यक्ष चुने, किसको चुने, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन फिर मिले। ये कब मिले थे, तो 9 दिसंबर को 1946। लिखने की जरूरत नहीं है, सब ये मिल जाएगा, बस ध्यान से कहानी की तरह सुनते जाओ। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को मिले, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में मिले थे। ये भी याद रख लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंट्रल हॉल मतलब आज जैसे लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा राज्यसभा के अलावा एक सेंट्रल हॉल भी है पुराने वाले पार्लियामेंट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सीट है और बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल है। तो वहीं पे बैठ के लोग क्या किए थे, संविधान लिखे थे। क्लियर है, पहले दिन मिले, काम ज़्यादा हुआ नहीं, एक ही काम हुआ, जो सबसे वृद्ध था उम्र में, ठीक है, उसको क्या कर दिए हम, अपना टेम्पररी प्रेसिडेंट यानी कि कुछ समय का अध्यक्ष बना दिए। ठीक है, उसके बाद एक दिन बाद फिर मिले, 11 दिसंबर 1946। अभी आज़ादी मिली नहीं है हमें, हम तो बढ़िया मजे कर रहे हैं भाई। इस दिन एक्चुअली 211 लोग ही आए थे, अगर लिखना चाहोगे तो ये है, 211 मेंबर ही उपस्थित हुए थे। इस दिन आए, बोलते हैं मैं से ना हो पाएगा, उम्र हो गई है हमारी। अच्छा ठीक है, तो इस दिन अपना एक्चुअल प्रेसिडेंट हमने चुन लिया। ये प्रेसिडेंट कौन से प्रेसिडेंट है, भारत के प्रेसिडेंट नहीं, संविधान सभा के प्रेसिडेंट। भारत के प्रेसिडेंट अभी ऐसा वर्ड हमारे पास है ही नहीं, संविधान नहीं बना है। तो याद रखना, ये जो संविधान सभा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके प्रेसिडेंट, जिनको हम हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं। क्लियर है, उस समय प्रेसिडेंट बोलते थे। अभी हम ना तो आजाद हुए हैं ना संविधान बना है, तो अभी थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखना, आज से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमने प्रेसिडेंट अपना चुन लिया, किसको, तो राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा बोले चलो जान छूटी, काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, इस दिन तो एक काम हो गया, एक दिन और मिले, एक एक दिन का गैप है। देखो 9 को मिले थे, 10 को छुट्टी,
11 को मिले, 12 को छुट्टी, 13 दिसंबर को फिर से मिले और 13 दिसंबर को बोलते हैं हम नेहरू जी आए, भाई और बहनों कुछ काम कर लें। कर लेंगे गुरुजी, बताइए क्या करना है। तो काहे के लिए जमा हुए हैं? पूरे संविधान लिखना है, तो लिखो। तो सबसे पहले लिखने से पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देश को कहाँ ले जाना है, देश को राजा को देना है कि लोगों को देना है, स्वतंत्र होना है, डेमोक्रेसी चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो यही चीज मस्त एक लेके आए, लेटर पढ़ने लग गए। कौन? नेहरू जी। बोले कि भाई हमें ना देश को स्वतंत्र बनाने हैं, हमें ना देश को लोकतांत्रिक बनाने हैं, हमें देश को सॉवरेन बनाने हैं, संप्रभु, हमें देश को सोशलिस्ट बनाने हैं, हमें देश को अखंड बनाना है, हमें देश को लाइक इंटीग्रेट करके अखंड इंटीग्रिटी ये सब रखना है। तो ये भाषण दिए और इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे देश का जो संविधान बन रहा है उसका उद्देश्य है कि संविधान हम कहाँ पे लेके जाएंगे, किस रास्ते पे लेके जाएंगे। तो इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, ये कब लाया गया? 13 दिसंबर। कौन लाया भाई? पंडित। भाई पंडित मतलब पंडित जी। ठीक है, तो नेहरू जी द्वारा ये लाया गया, पंडित नेहरू जी। ठीक है, तो पंडित नेहरू लाए तो क्या अकेला इंसान ये मतलब पूरा फाइनल कर देगा क्या कि देश क्या चाहिए कैसे चाहिए? नहीं, लोगों से पूछना पड़ेगा। कौन से लोग? ये 389 मेंबर से। तो हमने फाइनली इसको लोगों से पूछने के लिए रख दिया। ठीक है, तो लोग वोटिंग किए, ठीक है, और कुछ कुछ किए, बहस किए, सुधार किए और फाइनली 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिए? अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रस्ताव इसको पास कर दिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया। अब हमारे पास हमारा ये उद्देश्य आ चुका था, जो कि बाद में स्वतंत्र भारत का क्या बना? यही बाद में इन लेटर स्वतंत्र भारत का उद्देश्य प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल, स्वतंत्र भारत का प्रियम्बल बना। क्लियर है? तो कैसे काम चलना शुरू हुआ? चुनाव हुआ, इतने लोग यहां से आए, इतने लोग यहां से आए। 9 दिसंबर को पहले दिन में बैठक हुआ। 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना लिए। सॉरी, 11 दिसंबर को। 13 दिसंबर को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। 22 जनवरी 1947 को पास कर लिया। अभी भी आजाद नहीं हुए, ठीक है, अभी भी हम गुलाम ही है। लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई गाइस, मारपीट, ले दनादन दे दनादन, जैसे काटा पीटा, जो भी, बहुत दुखद घटना। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि जा तू अलग होना है अलग हो जा, पाकिस्तान हम अलग दे दिए। अभी तक हमारे नेताओं द्वारा ट्राई किया जा रहा था कि हम दोनों मिल के रहें। ठीक है, पाकिस्तान अभी तक देने की कोई भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती थी कि भारत का बंटवारा हो। गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। बट आपके ये बंगाल वाले रीजन में, आपके सिंध वाले रीजन में, बलूचिस्तान वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में इतने मारकाट होना शुरू हो गया कि लाइक हमको भी सहना पड़ा कि चलो दे दो इनको, इनको पाकिस्तान चाहिए दे दो। सो फाइनली भारत जो है ये 3 पार्ट में, 3 भाग में बट गया। ठीक है, 3 भाग में कौन कौन सा? एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और तीसरा भारत। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान आज क्या बन गया है? अफगानिस्तान। क्या बोल रहा है भाई? ये ईस्ट है ना? हाँ ईस्ट। ठीक है, क्या बन गया ये? बांग्लादेश। ठीक है, तो अब फाइनली 14 अगस्त, देखो अगर कभी बाई मिस्टेक ना अगर डेट गलत भी लिखा रहा होगा तब थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते अगस्त ऑफर दिमाग में चल रहा था और मैंने दिसंबर के जगह पे अगस्त लिख दिया।
भाई उसकी फैमिली आ गई थी कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। मैं बोला होता है यार, हम भी मशीन नहीं है, सुबह से क्लासेस ले रहे हैं, हो सकता है कभी दिमाग में कुछ और चल रहा है और लिख कुछ और दिए। कई दफ़ा होता है कि बोलता कुछ और कभी लिखा कुछ और जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई डेट अगर इधर उधर मिस हो रहा होगा तो होता ही है, बट तो समझदारी होती है ना। मुझे ये चीज़ ना घटी है, इसलिए मैं थोड़ा केयर कर रहता हूँ। फैमिली आ गई थी भाई उसकी कि क्या पढ़ा रहा है आपका टीचर। मैं बोला गलती हुई है तो हुई है, सिंपल सी बात है। सिचुएशन उसको नहीं पता है ना कि ये हो सकता है टीचर के साथ। ईगो प्रॉब्लम आ जाता है ना बच्चों को, एक्चुअल में हो जाता है थोड़ा सा। छोड़ो। हाँ जी। गवर्नर जनरल कौन था? होता था, हाँ। हाँ थे ना। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे हटे बताऊंगा अभी। अभी तो आ ही रहा हूँ, अभी तो आज़ाद भी नहीं हुआ हूँ, आज़ाद तो कराने दे। देख तुम लोग का क्या डाउट रहता है ना, ये हमको पता रहता है, तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आज़ादी पहले दिलवा लेने दे। आज़ादी दिलवा दूँ, बुनिया मिलेगा गाइस तुम लोग को, समझ नहीं रहे हो। चलो 14 अगस्त इस दिन नहीं मिलेगा ना। इस दिन भाई हमारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बदमाश सा अलग हो गया, दुखी मना लो भाई। पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन अपने साथ में क्या किया, 389 जो हम पूरे मेंबर थे उनमें से 90 लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान। ठीक है, फाइनली 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए 1947 में। खुशियां मनाओ गाइस, खुशियां, भारत आज़ाद हो गया, बुनिया खाओ। लेकिन 90 लोग गायब हो गए। ठीक है, तो कितने बचे? 289, अरे सॉरी 299, हाँ ठीक, 299। अब ये 299 हमारे संविधान सभा वाले, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले क्या किए? संविधान लिखे, संविधान लिखे, जिसमें इनको फाइनली कितना समय लगा? 2 साल 11 मंथ 18 डेज। और फाइनली इन लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर रेडी कर दिया। ठीक है, उसके अलावा इसी डेट पे 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी कि क्या बोलते हो एक्सेप्ट करना को? हिंदी में क्या बोलोगे? अपनाना, हाँ सॉरी, अपनाना, अपना लिया। बट हम लागू नहीं किए। ठीक है, लागू करने के लिए हम 2 महीने का वेट किए। 26 जनवरी 1950 को फाइनली हम इसको लागू किए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं अडॉप्ट, और इसको बोलते हैं इनफोर्स। तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। हिंदी में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए याद रखना, अगर पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इनैक्ट हुआ है, देन 26 नवंबर 1940। अगर पूछा कब अडॉप्ट हुआ है, अडॉप्ट यानी एक्सेप्ट, अडॉप्ट करना, तो उसी डेट पे। बट हमने इन्फोर्स कब किया? इन्फोर्स यानी लागू होना। ठीक है, तो हमने लागू किया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। इज इट क्लियर? तो ये रहा पूरी जर्नी हमारी। बाकी इसके अलावा छोटे छोटे फैक्चुअल डेटा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके अलावा कितने मेंबर थे, तो टोटल 7 मेंबर थे। कौन कौन थे, तो ये तो आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो, टी कृष्णमाचारी के, मुंशी, ठीक है, ये सब आप नाम देख लेना। क्लियर है? तो इस तरीके से संविधान बन के हमारा रेडी हुआ। और जब संविधान बन के फाइनली 26 जनवरी 1950 को रेडी हुआ, या फिर लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हुआ, तो उस समय पे हमारे पास, ये मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ, इस समय पे एक हमारे पास प्रियम्बल था, है ना, यानी कि प्रस्तावना, हम भारत के लोग वाला, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा पार्ट की बात करूं या भाग की बात करूं, तो कितने थे? 22। 22 भाग क्या है? जैसे आप देखते हो मैथ्स में अध्याय होता है,
या यूनिट होता है, यूनिट 1 2 3 4, है ना, तो वही यूनिट है जिसको हम भाग, मतलब यहाँ से मत भाग, पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, तो ये थे 395, 395। उसके अलावा अनुसूची हुआ करती थी यानी कि शेड्यूल, ये सब बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है। अनुसूची ये कितनी थी, 8। फाइनली अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, प्रेजेंट, तो एक हमारे पास प्रस्तावना है ही है, दूसरा ये बढ़ के 25 हो गया है, ठीक है, ये लगभग बढ़ के 470 के आसपास आ गया है, ये मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 12 हो गया है, ठीक है। इसमें लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत खत्म हुआ है, बहुत अभी है, तो उतना कोई बैठ के काउंट करता नहीं है। तो कई बुक में आपको 428 मिलेगा, कई बुक में आपको 450 मिलेगा, कहीं 460 बोलते हैं, कहीं 470 बोलते हैं, तो आप अप्रोक्स इतना मान सकते हो कि बढ़ गया है, कोई नहीं पूछने वाला कि कितना है, बस ओरिजिनल आपको पता होना चाहिए कि सर 395 था। अभी 12 अनुसूचियां हैं, ओरिजिनल 8 था, क्लियर है। एक प्रस्तावना 22 भाग जो कि अभी बढ़ के 25 हो गया, क्लियर है। तो ये रहा पूरी हमारी संविधान का निर्माण। अब संविधान निर्माण हो जाने के बाद हमें पढ़ना है इनको, प्रियम्बल, ठीक है, फिर भाग आपका 22, फिर आर्टिकल, फिर ये, तो ये हम शुरू करते हैं अपना प्रियम्बल। हाँ जी, अब यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताओ, 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा चैप्टर 3 है। चलो बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक तो? पूछ। हाँ ठीक है ना। हम्म। हम्म? जब आप फॉर्म कर रहे हो, किसको? ओपोजिशन उस समय था, हाँ था थोड़ा बहुत छोटा मोटा, तो गठबंधन बन जाता ना भाई। मेजोरिटी रहने के बाद भी लोग आके मिल जाते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे अकाली दल वगैरह है, ये सब गठबंधन की जरूरत नहीं भी पड़ती है, फिर भी सरकार के साथ ही रहते हैं। जैसे लास्ट टर्म मोदी जी का, उनको जरूरत नहीं थी, ठीक है, उनके पास 300 273 प्लस था, 300 के आसपास सीट था, लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्टियां होती है वो बीजेपी के साथ थी, ठीक है, तो इस तरीके से उनको लाया जा सकता है। अगर उनमें कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो उनको भी आप अपने मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। इवन मैं मेंबर नहीं हूँ फिर भी मैं मंत्री बन सकता हूँ, हाँ, ओनली फॉर 6 मंथ, और 6 महीने कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ लगा के मेरे को सदस्य बना ही देंगे, ठीक है। तो दुआ करो कि आपके टीचर कभी पॉलिटिक्स में चला जाए, मजाक कर रहा हूँ, मत करना ऐसी दुआ, खुश हूँ मैं यहीं पे। ज्वाइंट सेशन, जब डेडलॉक लग जाती है किसी बिल पे, जैसे मान लो लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा बिल नहीं पास कर रहा है, उल्टा राज्यसभा ने बिल पास किया, लोकसभा बिल नहीं पास कर रहा है, बिल इंपॉर्टेंट है, दोनों फिर ज्वाइंट सेशन में आ जाएंगे अंडर आर्टिकल 108, ठीक, क्लियर यहाँ तक? ओके, सो अब हम प्रियम्बल शुरू करते हैं। हो रब्बा, बोर थोड़ी हो रहे हो, मजा आ रहा है, रिवीजन, कोई बोर होगा तो बता देना, उसको क्लास से बाहर भगा दूंगा। नहीं होगे, ये मेरा मतलब इतने साल का रिकॉर्ड रहा है, कोई एक भी, हाँ, नहीं आ रही है ना, हाँ, हाँ, इसीलिए चाय पी के आ रहे हैं, शर्म भी नहीं आया कि सर भी 2 घंटे पढ़ाने वाले हैं। नहीं अभी भी लेट नहीं हुआ है, नहीं नहीं, नहीं मजाक कर रहा। चलो, तो ये अपन को पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाला भी लगेगा, कितने लोग हिंदी वाले हो?
आप इंग्लिश में हो ना? हिंदी है आपका? अच्छा, इंग्लिश 1 2 3। रुको 1 मिनट। अरे रुक जा, स्क्रीनशॉट लेने का बनता है क्या? हम्म। भाई इंजीनियर हूँ लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला हूँ, लाइट बनवा लो, मेरे को ये नहीं आता। सिविल क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था। क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे गधा नहीं बनना था। मेरे माइंड में क्लियर था कि मेरे को यूपीएससी ही करना है, और मेरे माइंड में ये भी क्लियर था कि 3 साल में बीएससी मुझे वो नहीं दे पाएगा जो मुझे इंजीनियर बना दिया। इंजीनियरिंग में जाके मेरा मतलब सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैं इंजीनियर बना। जो डेवलपमेंट मेरे में हुई, आप 12वीं से पहले वाले विशाल से मिलते और इंजीनियरिंग के बाद वाले विशाल से मिलते, जमीन आसमान की फर्क दिखा। और ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर दिया। हम कभी कितना भी दिक्कत आ जाए ना, सुसाइड करने का कभी खौफ नहीं आता, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले इतने प्रेशर में रहते थे हम। एग्जाम है और आज 12 बजे का डेडलाइन है कि असाइनमेंट सबमिट करना है। कल का डेडलाइन है कि हमारा ग्रैंड वाइव है, हम पढ़े भी नहीं है, सिलेबस नहीं पता, ग्रैंड वाइव में हम बैठे हैं, टीचर मार रहा है हमारी। तो ये मेंटेलिटी देती, मैं तो अपने पूरे खानदान को इंजीनियर बनाऊंगा सर, भले जॉब नहीं करने दूंगा। पापा में से पूछे कि इंजीनियरिंग किया है, इतने पैसे खर्च किया, इतना पढ़ाई किया है, जॉब क्यों नहीं करने जा रहा? मैं बोले जॉब थोड़ी करना था, मेरे को तो इंजीनियर बनना था। बन गया मैं। बाई एजुकेशन में इंजीनियर हूँ, बाई प्रोफेशन में टीचर हूँ। नहीं हुआ ना भाई, फेल फेल हो गया। नहीं हुआ इसीलिए तो इधर हूँ। देखो मेरे माइंड में भी ये भी क्लियर था कि यूपीएससी में 1 ही 2 अटेम्प्ट दूंगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो टीचर बन जाऊंगा। मेंस, मेंस से वापस। देखो लाइफ जब आपकी क्लियर रहती है ना, तो फिर आप इजीली कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास ये थोड़ी था कि जिंदगी वही है, मुझे ये पता था कि जिंदगी मेरी कुछ भी ना करूँ ना तो खेती करके जी लूंगा। मतलब इतना क्लैरिटी मेरे माइंड में है, हा? क्योंकि मजा आ रहा है पढ़ाने में। मैं लाइफ में वही करता हूँ सर जो मुझे मजा आता है। मैं कभी भी गधा मजदूरी काम नहीं करता। मुझे अगर टीचिंग में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ा के। मतलब आप खाने पीने का व्यवस्था कर दो, बैठने का व्यवस्था कर दो, मैं तो दिन भर पढ़ा सकता हूँ। और ये भी वादा है कि कोई बोर भी नहीं होगा मेरे क्लास में। बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक देते जाओ 2-2 घंटे के बाद, और पढ़ाते रहो दिन भर। चलो एनीवे, पढ़ते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे, सिलेबस खत्म करना है। तो ये हमारी उद्देशिका है, ठीक है। शुरू होती है भैया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है जो मैं आपको अंडरलाइन किया हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बोल्ड में लिखा हुआ है उसके मीनिंग समझने हैं छोटे छोटे टर्म पे। तो पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है सर सिंपल, अपन भगवान है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है। दैट मीन्स कि ना तो कोई बाहर का, जब मैं डिसीजन लेता हूं ना, तो ना तो कोई बाहर का मुझे दबाव डालेगा और ना ही कोई अंदर से दबाव डालेगा। लाइक मोदी जी डिसीजन ले रहे हैं, पुतिन बोल रहा है क्या मोदी जी क्या करते रहते, इधर से राहुल गांधी, हमारे मोदी चाचा तो चोर है, जो भी है, किसी के दबाव में नहीं आना है, ठीक है। जो भी करना है अपने मन से करना है, लोगों की हित के लिए करना है।
तो इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब आप अपनी देश के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो तो ना तो कोई बाहरी देश आप पे दबाव करेगा। पाकिस्तान कोई भी डिसीजन लेता है, फोन हिलाता है, हाँ कर दे, कर दो, अच्छा ठीक है, चलो लागू। किससे पूछ रहा है? और ठीक है, दोनों का रखेल है, दोनों से पूछते हैं। लेकिन जब हम करते हैं तो हम बताते हैं कि सर परमाणु परीक्षण हो गया है, देख के बात करना। आप S-400 खरीद लिया, मैं फ्यूल मंगा रहा हूँ रसिया से, ठीक है, चाइना पे वॉर करने वाला हूँ, पाकिस्तान को मार दिया। ये हम बताते हैं, पूछते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सॉवरेन हैं, हम अपने लोगों के हित के लिए काम करते हैं। बस समझ में आ रही है? किसान चिल्लाते रह गए, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसान गलत है या सरकार गलत थी, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। किसान चिल्लाते रह गए, सरकार तभी उनकी बात सुनी जब उसको सुनना था। तो ना तो कोई अंदर से दबाव डालेगा, ना कोई बाहर से दबाव डालेगा। पाकिस्तान, अरे सॉरी पाकिस्तान, पंजाब में लोग कि नहीं हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, मतलब पागल है तू, खालिस्तान चाहिए, मारूंगा दो चाटा। तो अंदर से भी कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना ही बाहर से। इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। आपकी डिसीजन आपकी होनी चाहिए। लोग बोलते रह गए कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद सकते, मैं बोला भाई हमें जरूरत है, हम खरीदेगा। अमेरिका बोलते रह गया S-400 नहीं खरीदना है, बोलेगा तू देगा क्या, सस्ता दे रहा है, हम खरीदेंगे। लोग बोलते रह गए पाकिस्तान को नहीं मारना, मैं बोला वो पगला गया है, हम पाकिस्तान थोड़ी मार रहे हैं, हम तो आतंकवाद मार रहे हैं। मोदी जी भी लाइक आतंकवादी इज इक्वल टू पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तानी को नहीं मार रहे हैं गाइज, हम तो आतंकवादी को मार रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी हम पे दबाव नहीं डाल सकता। इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर सॉवरेनिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के दो तीन फॉर्म हैं। एक सोशलिस्ट जो कि यूएसएसआर से शुरू हुआ। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सोशलिस्ट वर्ड कहां से आया, तो यूएसएसआर। यूएसएसआर के जो सोशलिस्ट है वो बिल्कुल सरकारी मॉडल पे आधारित है। मतलब वहां जितनी भी संसाधन है वो सब सरकार के पास होगा, है ना। जितनी भी संसाधन है सब किसके पास होगा? सरकार के पास। और सरकार सबको बराबर बराबर बांटेगा। बेटा 2 बिस्किट खाना है आपको, 2 तू भी खाएगा। तू ज्यादा काम किया है कोई बात नहीं, 2 खा ले। तू नहीं काम किया है कोई बात नहीं, ये लो 2। सबको बराबर, बड़ा हो छोटा हो, ऊंच हो नीच हो, आए हो बाएं हो दाएं हो, कुछ भी हो, सबको बराबर देना है। इसको बोलते हैं यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि समाजवादी। हमने इसको नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि हम उस समय पे ना तो यूएसए के साथ जाना चाहते थे जो कि बिल्कुल प्राइवेट बात करता था, निजीकरण पे, ठीक है, पूरे प्राइवेटाइजेशन, पूरा निजीकरण। ना तो हम इसके साथ गए, ना तो हम बोले हम अपन अपना सिस्टम बनाएगा। क्या सिस्टम है? आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट, जो जरूरी है लोगों के लिए। खेती, एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट किसके पास है? सरकार के पास। ट्रेन सरकार के पास। एरोप्लेन अमीर लोग बेच दो, ठीक है। आप कुछ समय तक बीएसएनएल टेलीकम्युनिकेशन, अब टेलीकम्युनिकेशन बेच दो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वीआई, ठीक है। लोगों को जरूरत नहीं है, और है भी तो बढ़िया मिल रहा है। पेट्रोल बेच दो। माइनिंग सरकार। बस समझ में आ रही है? क्योंकि माइनिंग अगर उनको दे दिए पूरा निचोड़ डालेंगे। कुछ कुछ दिए भी, लेकिन उनको सरकार के कंट्रोल में। तो मतलब सिंपल सा है कि हमने कुछ को प्राइवेट रखा और कुछ को सरकारी रख दिया। जो जरूरत है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, ट्रेन गरीब भी चढ़ता है, अमीर भी, उसको नहीं बेच सकते। एरोप्लेन अमीर बेच दिए, क्योंकि पैसे भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सोशलिस्ट का यूएसएसआर पे इतना गलत प्रभाव पड़ा कि यूएसएसआर 15 हिस्सों में टूट चुका। आज रसिया जो दिखता है ना, उतना बड़ा नहीं था। पूरा मतलब लाइक ये जो सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा उस इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन के बगल में जितने भी देश हैं, ये सब अमेरिका यूएसएसआर का था, ठीक है। जो भी देश बोला नहीं समझ में आएगा मत समझो, ठीक है। बस इतना समझो कि टूट चुका है ये, बस समझ में आ रही है। तो इसलिए हमने अपना अलग मॉडल दिया, हमने दोनों को साथ लेके चला। समाजवादी।
समाजवादी से याद रखना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये पॉइंट याद रखना आप कि जो सोशलिस्ट वर्ड है वो बाद में जोड़ा गया है, इंदिरा गांधी की सरकार 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है? नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। सेकुलर क्या होता है? डेमोक्रेसी कौन कौन चाहते हैं? तो अगर मारना होगा तो उससे निपट लेना। ठीक है, देखो सेकुलर मतलब क्या, सबसे पहले समझते हैं सेकुलर क्या नहीं है। ठीक है, मैं किसी एक को फॉलो कर रहा हूं, किसको? धर्म को। ठीक है, और ये धर्म मेरा ऑफिशियल धर्म है, ऑफिशियल रिलीजन है। सुबह उठ रहा हूं तो अल्लाह की बात कर रहा हूं, काम भी कर रहा हूं तो अल्लाह के नाम पे कर रहा हूं। पाकिस्तान सेकुलर नहीं है। बात समझ में आ रही है? श्रीलंका बौद्ध धर्म सेकुलर नहीं है। आयरलैंड क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म सेकुलर नहीं है। आप एक को फॉलो कर रहे हो, वो धर्म आपका ऑफिशियल भी है, सेकुलर नहीं हो। फिर सेकुलर क्या है? सबको मानो, ऑल रिलीजन, किसी को मत मानो, या तो सबको बराबर मानो या तो किसी को मत मानो। दोनों क्या है? सेकुलर। ऑल इक्वल इंडिया, भारत में ईद में भी छुट्टी मिलती है, बकरीद में भी छुट्टी मिलती है, होली दिवाली रक्षाबंधन क्रिसमस सब में छुट्टी मिलती है, सबको बराबर। अगर अभी कुंभ मेला लग रहा है तो आपको फ्री में ले जाया जाएगा, कुछ लोगों को। आपका हज हो रहा है, कुछ लोगों को फ्री में ले जाया जाएगा। आपका अयोध्या यात्रा कुछ लोगों को फ्री में ले गए। आपका बौद्ध धर्म का कुछ हो रहा है उसमें भी सब्सिडी मिलेगी। मतलब सारे धर्म बराबर हैं, सर्वधर्म संपन्न। फ्रांस, फ्रांस भी लाइक मेरा काम है सरकार चलाना, आपका काम है धर्म चलाना। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करो, कोई भी धर्म नहीं। ठीक है, सरकार चलाते समय कोई धर्म नहीं देखना है, धर्म चलाते समय कोई सरकार नहीं देखना है। तुम अपना काम, मैं अपना काम, नो रिलीजन। ये क्या हो गया? सेकुलर। तो सिर्फ आप याद रखना कि जो एक के साथ गया, एक के प्यार में पगला गया, वो सेकुलर नहीं है गुरुजी। जो या तो सब पे लाइन मारे या तो किसी को लाइन नहीं मारे। ठीक है, किसको? हाँ, सेकुलर को ऐड किया गया था, तो अभी खत्म कहाँ किया बताऊंगा ना। ठीक है, बात समझ में आई? सेकुलर, इसको भी 42nd में ही जोड़ा गया, 1940, अरे यार 1976 में। क्लियर है? तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसको लिखते जाना, क्योंकि ये रब हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, गधो तुम्हारे ध्यान इतना भी नहीं है, चालू थोड़ी हुआ है ये, रिमोट लेने जाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? ओके। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड गणराज्य रिपब्लिक, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। क्या है समझते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब है कि सर लोगों द्वारा शासन। ठीक है, लोगों द्वारा शासन, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या भारत में पॉसिबल है? नहीं, नो, सॉरी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। अरे लोगों की छोड़ो सर, जीएसटी किसी मंत्री से पूछ लेना क्या होता है, कुछ तो होता है। इट्स समथिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस? नो ब्रो, इट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा ऐसा होता है? हाँ वही 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 बोल रहा था, वो जीव अटक गया था। अच्छा, सोचो, मंत्री को नहीं पता, आम जनता को पता होगा। आम जनता क्या बोलेगी? गुड एंड सर्विस टैक्स काहेला हम कमाथी, मैं कमा रहा हूं, मैं क्यों पैसा दूं? आज गांव में जाना, भैंस चराऊं मैं पैसा कमाऊं, सरकार को पैसा दूंगा? मैं नहीं दूंगा। तो क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल पाएगा क्या भारत में? नहीं।
तो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, मतलब इसमें से जो समझदार है उनको यहां पे ला दिया। ये इनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसको इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी बोलते हैं। क्लियर है? तो लोकतंत्र दो प्रकार का, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? जब सरकार चुनी हुई हो लोगों द्वारा उसको लोकतंत्र बोलते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट में डायरेक्टली लोग आपस में, जैसे पंचायत में जितना भी डिसीजन लिया जाता है वो लोग आपस में मिल के लेते हैं, सच टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है। स्विट्जरलैंड में कुछ साल पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाया गया था। ठीक है, कि लोग, छोटा देखो, जो छोटा देश है, एजुकेटेड है, उसमें आप कर सकते हो, भारत जैसे विशाल देश में नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो दो चीजें याद रखना, ये अगर भारत है तो ये पूरे को मैं क्या बोलूंगा, कौन सा स्टेट, रट लिए बच्ची। चलो, यहां सरकार भी होगा, होगा ना? ठीक। ये राज्य और ये सरकार ही सरकार। ठीक है, तो राज्य है तो इसका कोई ना कोई, और सरकार है तो इसका कोई ना कोई। राज्य के प्रमुख अगर इलेक्टेड हो और सरकार के प्रमुख अगर इलेक्टेड हो सकते हैं ना। अगर ये इलेक्टेड हो तो हम बोले लोकतंत्र, अगर ये इलेक्टेड हो तो इसको बोलेंगे गणतंत्र, रिपब्लिक, ये डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पे कौन है, प्रेसिडेंट। क्या इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का? हाँ जी, तो हम क्या हैं, गणतंत्र, रिपब्लिक। सरकार कौन है, मोदी सरकार, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या इनका चुनाव होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो हम क्या हैं, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बस समझ में आ रही है? यूके का चेक करते हैं। यूके सरकार का चुनाव होता है, पीएम ऋषि सुनक चुने हुए हैं। राज्य प्रमुख चुनाव होता है, राजा रानी, चुनाव नहीं होता। तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक, गणतंत्र नहीं है, वो क्या है, मोनार्की है, राजतंत्र है। गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र, रिपब्लिक का ऑपोजिट मोनार्की। ठीक है, मोनार्की लोकतंत्र, सरकार लोकतंत्र है, सत्ता या फिर ये जो राज्य है वो रिपब्लिक, सॉरी मोनार्की है। यूएसए चेक करें, यूएसए इलेक्शन, पीएम का, सॉरी राष्ट्रपति का इलेक्शन, मतलब सरकार का प्रमुख कौन है वहां, राष्ट्रपति, और राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति खुद, दोनों जो राष्ट्रपति, दोनों का चुनाव होता है। मतलब डेमोक्रेटिक और, कंफ्यूज मत होना, बस इतना समझो कि सर राज्य के प्रमुख का चुनाव हुआ तो लोकतंत्र, और ये स्टेट के प्रमुख का चुनाव हुआ तो गणतंत्र। क्लियर है? तो ये भी हम समझ चुके। ठीक है, न्याय का मतलब आपको पता है, न्याय जस्टिस प्रोवाइड करना। तो न्याय कैसा कैसा है हमारे पास, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तीनों प्रकार का जस्टिस मिला है। स्वतंत्रता है, हम फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता में फ्रीडम लिखा गया है, इंडिपेंडेंस क्यों नहीं लिखा गया? इंडिपेंडेंस का मतलब भी तो स्वतंत्रता होता है। फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम विथ कंसेंसस, मतलब आप स्वतंत्र हो, बट ये नहीं कि पता चला मेघा को स्वतंत्र हो, इसका मतलब क्या निपटा दिए, एक लिमिट में स्वतंत्र हो, तो इसको बोलते हैं फ्रीडम। ठीक है, हम फ्रीडम है, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला, मतलब इंडिपेंडेंट तो है कंट्री, बट वो वाली स्वतंत्रता नहीं मिला है। क्लियर है? तो ये पूरा
अखंडता यानी कि हम इंटीग्रेटेड है, अखंडता भी बाद में जोड़ा गया 42nd। तो कौन कौन बाद में जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। क्लियर है? ये तीन चीजें बाद में जोड़ा गया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से। तो ये रहा हमारी आए लिया भाई। तो प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। समझ गए? चलो आगे चले। क्या ब्रेक लोगे यार? मैं नहीं थका हूं, मैं तब से बोल ही रहा हूं। क्या ब्रेक सेहत के लिए अच्छी नहीं है मेरी? है? चलो कोई बात नहीं। हाँ लिया। चलो 2 मिनट का ब्रेक है। तो रिमोट लेके आ, हम तब तक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया पूरा? चलो आधे घंटे हैं, 2 टॉपिक और कर लेंगे हम। ठीक है? देखो इंटरेस्ट लेके पढ़ना, ये नहीं कि सर क्या क्या बताए जा रहे हो। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, आता है बता रहा हूँ। ठीक है? तो इंटरेस्ट लेना है, जितना है सब बताओ। नहीं सब कहाँ बता रहा हूँ, इतना ही थोड़ी आता है। इंजीनियरिंग भी आती है, पावर सिस्टम नेट के लिए पढ़ा सकता हूँ मैं। पैसे लगेंगे पर आवर 2 लाख रुपए। नेट कर रहे हो क्या? थोड़ा बढ़ तो जा, थोड़ा बढ़ तो जा। चलो ब्रेक खत्म, ब्रेक हो गया गाइस। तो इधर देखो, प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं पार्ट में, है ना? भाग 1, ये भारत का नाम है, सिंपल सी बात है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। है ना? छोड़ देना भाई। चल जा पीछे जा, पीछे जा, पढ़ाने दे मेरे को। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे गाइस। कौन कौन सा? 1 2 4, 1 2 का 4, एक एक को समझते जाना। पहला क्या बोलता है? लिखना कुछ नहीं है, बस समझते जाओ। पहला 3 चीज बोलता है, 3 क्लॉज है। क्लॉज मतलब पता है ना आपको? आर्टिकल देन क्लॉज, क्लॉज देन सब क्लॉज। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आर्टिकल 1 सब क्लॉज ए। ये क्या बोलता है कि भाई साहब हमारा नाम भारत, नेम बताता है, नेम। ठीक है? क्या बताता है? नेम, कि क्या क्या नाम है मेरा। तो मेरा नाम भारत है, मेरा नाम इंडिया है, मेरा नाम दोनों है, मैं क्या करूं? कुछ मत कर। ठीक है? तो इसमें इसकी वर्डिंग क्या है? इंडिया, दैट इज भारत,
that is Bharat shall be a union of state, shall be a union of state। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, संघ क्या होता है? ठीक है, तो संघ समझने से पहले ये समझ, ये तो क्लियर है इंडिया डेट इज भारत, कि जो भारत है वही इंडिया है सिर्फ। ठीक है, तो हमारे देश का दो दो नाम, इंडिया और भारत। दूसरी चीज कि एक होता है, मान लो केंद्र है और ये राज्य है, दोनों की शक्तियां बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं फेडरल, यानी कि संघ। ठीक है, अगर सेंटर की पावर मोर देन स्टेट हो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन, यूनिटरी यानी एकात्मक। ठीक है, अगर इन दोनों को लेके चलते तो हमें दिक्कत था, तो ना तो हम फेडरल व्यवस्था लेके चले और ना ही हम यूनिटरी व्यवस्था लेके चले, हमने दोनों को मिक्सचर ले लिया, जिसको हम यूनियन के नाम से जानते हैं। इसको भी हिंदी में संघ ही बोलते हैं। क्लियर है? तो दोनों को संघ बोला जाता है, बट हम यूनियन है, राज्यों का यूनियन, मतलब राज्य मिल के भारत में आ गए हैं। क्लियर है? तो यही बोला गया है कि हम राज्यों का संघ है। अब आपको बताना पड़ेगा ना कि राज्य क्या है, कितने राज्य हैं, कहाँ, किस राज्य का राजधानी क्या है, बताना पड़ेगा। तो हमने इसको बताया है 1B में, सेकेंड क्लॉज, कि राज्यों के बारे में अगर जानना है तो राज्यों की जानकारी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? शेड्यूल 1 में, यानी अनुसूची 1 में। ठीक है, बोलते हैं ना शराब पीने वाले कृपया बाएं जाएं, जूस पीने वाले कृपया दाएं जाएं, कुछ नहीं पीने वाले यहीं बैठे, है ना। तो सेम वही है कि राज्य के बारे में जानकारी चाहिए तो सिर्फ कहाँ जाओ? अनुसूची 1 में, और जाके जितना जानना है जानकारी ले लो। ठीक है, हम अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे। हाँ जी, फेडरल स्टेट, हाँ नहीं नहीं, यूनियन को फेडरल नहीं बोलते एक्चुअल में। आप जब थोड़ा सा हायर मतलब पढ़ते हो तो एक्चुअल में हम फेडरल हैं इन नॉर्मल सिचुएशन, बट इन इमरजेंसी हम यूनिटरी हो जाते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को बताया है। यहाँ पे देखो कि हम यूनियन और यूनिटरी दोनों का मिक्सचर हैं, कभी हम फेडरल हो जाते हैं, कभी हम यूनिटरी हो जाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का यही कंसर्न था कि अगर हम फेडरल वर्ड लिख दिए तो फिर हम यूनिटरी हो नहीं सकेंगे। और हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसी रही है कि लोग आज मतलब मौका मिले ना, कल पीछे से छुरा भोंक दें, मतलब कि राज्य अलग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ा, लेकिन हम पूरी तरीके से सेंटर को पावरफुल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए हम यूनिटरी वर्ड नहीं दे पाए, इसलिए हम फेडरल वर्ड नहीं दे पाए, तो हमने वर्ड रखा यूनियन, लेकिन हम क्वासी फेडरल, क्वासी यूनिटरी। क्वासी का मतलब अर्ध, अर्ध संघीय, अर्ध एकात्मक, यानी कि आधा आधा है। ठीक है, थोड़ा सा फेडरल, थोड़ा सा यूनिटरी, दोनों का मिक्सर हम हैं, यानी कि यूनियन। इज इट क्लियर? तो ये सेकेंड क्लॉज समझ में आ गया। तीसरा क्लॉज बोलता है कि हमारा जमीन कितना होगा, है ना। जब शादी होती है और शादी होने से पहले ही लाइक दूल्हा मतलब लड़के वाले लड़के के लिए देखने आते हैं, जमीन कितना है बाबू के, चलो दिखा के आते हैं। ठीक है, तो दिखाते हो, वो इतना जमीन, वो इतना जमीन, वो इतना जमीन, तीनों को मिला दो, ये मेरा जमीन है ना। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि भारत की टेरिटरी कितनी है, टेरिटरी मतलब भूभाग कितनी है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, देखो जितना राज्य का क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र वो भारत का क्षेत्र है। मैंने बोला देखो जितना केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश का, वो भी भारत का क्षेत्र है। बोला बस, बोला नहीं, कल के दिन हम किसी राज्य को एक्वायर कर लिए,
किसी भूभाग को एक्वायर कर लिए, यानी कि अपने में मिला लिए, अपने में मिला लिए। सर ये भी भारत का ही हिस्सा है, बात समझ में आ रही है? जैसे जितने स्टेट का क्षेत्र 28 राज्य सब भारत का, 8 केंद्र शासित प्रदेश का जमीन सब मेरा। कल के दिन पता चला पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं मिलूंगा, मैं बोला मिला लूंगा, पाकिस्तान को मिला लिए भारत में, तो पाकिस्तान का भी टेरिटरी हमारा। तो कितनी टेरिटरी हमारे है? राज्य का पूरा, केंद्र शासित का पूरा, कल के दिन जिसको भी मिला। एग्जाम्पल सिक्किम, सिक्किम पहले भारत का नहीं था। एग्जाम्पल गोवा, एग्जाम्पल पुडुचेरी, ये सब बाद में मिले हैं। सिक्किम तो हमारा था ही नहीं, चोग्याल राजा के अंदर आता था, ठीक है। 1973 में थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद हम इसको मिलाए हैं। 1961 गोवा को मिला है, पुडुचेरी को भी मिला है, ठीक है। तो जो भारत में बाद में मिलेगा, कल के दिन पता चला श्रीलंका बोलता है महोदय मिला लीजिए मेरे को भी, तो श्रीलंका भी किसका हो जाएगा? हमारा। तो ये हमारी टेरिटरी। आर्टिकल 1 समझ में आया? क्या क्या बोल रहा है? पहला नाम बता रहा है, दूसरा राज्यों की जानकारी दे रहा है कहां पे, और तीसरा कि जमीन कितना है। बस समझ में आ गई? तो ये है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर कोई विदेशी, जो देसी नहीं है वो, अगर कोई विदेशी, ठीक है, भारत में मिलना चाहे, ठीक है, मिलना चाहे तो खुशी खुशी मिला लो, है ना। अगर कोई विदेश का भूभाग भारत में मिलना चाह रहा है तो मिला लो। एग्जाम्पल सिक्किम, सिक्किम विदेशी था, ठीक है, 1976 में ये भारत में मिल गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सुने होंगे कि पहले वो पूरी तरीके से स्टेट नहीं बना था, बाद में फिर स्टेट बना। उसको डर था कि कहीं भारत वाले मेरा नुकसान या फिर मेरा फायदा ना उठाए, तो पहले वो एसोसिएट स्टेट बना, ठीक है, स्वायत्त, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइक सह राज्य, ठीक है। सह राज्य बनने के बाद फाइनली हम उसको फिर भारत में मिला लिए एज ए स्टेट। क्लियर है? तो मतलब कि विदेशी भूभाग अगर भारत में मिलना चाहे तो मिला लो। अब एक बार मिल गया तो जो करना है कर दो। कैसे? आर्टिकल 3, भारत में मिल गया ना, अब इसका नाम चेंज कर दो, इसका एरिया चेंज कर दो, इसका बाउंड्री चेंज कर दो, ठीक है, जो चाहो चेंज कर सकते हो। बात समझ में आएगी कि पहले मिला लो, तोड़ो मरोड़ो जो करना है कर दो, ठीक है। दो राज्यों को मिला दो, तोड़ दो। जैसे मान लो बलूचिस्तान मिल गया भारत में, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस के नीचे, ठीक है। बलूचिस्तान भारत में मिल गया इसके थ्रू, अब मिल गया, भारत का हो गया। अब मैं बलूचिस्तान को 5 टुकड़े में बांटूंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। 5 टुकड़े में बांटा, उसका बलूचिस्तान से नाम बदल के बोल दिया रामपुर, एक का लिख दिया बलरामपुर, एक का लिख दिया श्री रामपुर, एक का लिख दिया सीतानगर, एक का अकबर, एक का बीरबल, नाम चेंज। बलूचिस्तान बोल रहे हैं मैं तो बलूचिस्तान खत्म भाई, कहाँ बलूचिस्तानी। तो अब जब आपस में मिला लिए तो नाम चेंज करो, एरिया चेंज करो। बलूचिस्तान इतना था, मैं ऐसे ऐसे बांट दिया, तरबूज बना रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। एरिया बाउंड्री चेंज कर दो, बलूचिस्तान ऐसा था, मैं ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, हाँ, ये रहेगा बलूचिस्तान का एरिया। कुछ भी करना है 3 का यूज करके कर दो। क्लियर है? लास्ट आर्टिकल 4, इसको ध्यान से समझना। ये बताओ, जब आप किसी को भारत में मिलाओगे तो आप संविधान में लिखोगे ना कि ये स्टेट आपका हो गया, तो कहां पे संविधान में लिखोगे? शेड्यूल 1 में। जब आप भारत में किसी एरिया को तोड़ोगे तो आप स्टेट नया बना दिया मान लो, तो आप जोड़ोगे ना, कहां पे जोड़ोगे? शेड्यूल 1। इसके अलावा
ये हमारा राज्यसभा है। राज्यसभा राज्यों की सभा होती है, तो राज्यों को कुछ सीट दिया जाता है कि इतने सीट यहाँ पे जाके बैठेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ को 5 मिला है, ठीक है, यूपी को 31 सीट मिला है। तो ये सीट, मान लो आपने एक नए सिक्किम को मिलाया था, तो सिक्किम को सीट देना पड़ेगा ना। मान लो बलूचिस्तान को मिलाए, बलूचिस्तान को सीट देना पड़ेगा ना। मान लो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किए, छत्तीसगढ़ को सीट दिए ना। तो ये चीजें हमें मिलती है शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल 4 को भी तो चेंज करोगे ना, है ना। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को चेंज करना पड़ रहा है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के यूज करने से। तो वही बोल रहा है आर्टिकल 4 कि बेटा जब 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे, इसको जब हम यूज करेंगे, तो आप इसको 368 से बाहर रखना। ये क्या है समझा रहा हूं। आर्टिकल 368 बोलता है संशोधन करने की प्रक्रिया देता है, मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट क्या होता है? संविधान में कुछ बदलाव करना अमेंडमेंट कहलाता है। आप अमेंडमेंट कर दिए, ठीक है। अमेंडमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है विशेष बहुमत। बहुत खतरनाक है ये विशेष बहुमत का मतलब स्पेशल मेजॉरिटी। अगर कोई 368 में है तो आप उसको बिना विशेष बहुमत के पास नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 4 पहले ही बोल दे रहा है कि 2 और 3 का यूज करोगे तो आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको 368 से बाहर रखा गया है। ये अपने जात का नहीं है, दूसरे जात का है, ठीक है। अब फ्रीली वो लव मैरिज कर सकता है। हमारे जात में लव मैरिज नहीं करते, ये अलग हो गया हमारी जात से, अब तो कर सकता है। तो आर्टिकल 4 सिंपली 2 और 3 को 368 से बाहर रखा है, इतना ही बोलता है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पार्ट 1। एनी डाउट? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 आपको अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर बताता है, ठीक है। मतलब संविधान में संशोधन किस तरीके से होगा, विशेष बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा, प्रभावी बहुमत, या फिर आपका पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका 368। और भी डिटेल में है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? सो और आगे चलना है या फिर यहीं पे रोक दें? चलिए काफी है। तो अपन 4 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिला देना कि हम कहाँ तक पढ़े। नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे आपका सिटीजनशिप से, ठीक है। तो ये नोट्स आप ले लो। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नींद आ रहा था? नहीं? पक्का? गुड। शकल देख के समझ में आ जाता है। नोट्स लेने के लिए नोट्स नहीं चाहिए तो ले लेना भाई। अरे ये पूरा पीपीटी मिल जाएगा, स्कैन कर ले। मिल गया सबको? दिखा। तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। 3 डॉट से ये तो दिखा नहीं रहा है। आ गया? दिखा? मुझे आ रहा है। गुड। राइटिंग तो समझ में आ जा रही है। अब इससे साथ क्या ही लिखूंगा मैं। टाइम तो आने दे। पढ़ा दूंगा 370 भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू।